हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं प्रिविलेजेस पर चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं आजकल किस प्रकार से जियाउर रहमान बर्क पर संभल में बिजली चोरी का एफआईआर हो गया है और सरकारी कामकाज में बाधा डालने और माहौल को खराब करने संबंधी एफआईआर हुआ ही है। उधर राहुल गांधी के धक्के से प्रताप सारंगी, जो बीजेपी के उड़ीसा से विधायक हैं, सांसद हैं, वो घायल हो गए हैं। और एक राजपूत साहब हैं, वो फर्रुखाबाद से सांसद हैं, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तो आजकल प्रिविलेजेस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार पर, जिसका अनुच्छेद 105 में वर्णन है, और राज्य विधानमंडलों के लिए अनुच्छेद 194 में वर्णन है। पार्लियामेंट के लिए अनुच्छेद 105 और राज्य विधानमंडलों के लिए यानी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अनुच्छेद 194। आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ भी संसद मार्ग थाना में एफआईआर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं। सिटीजनशिप संबंधी मामला अलग चल रहा है। बीजेपी कहां तक इस मामले में पहल करेगी, ये सोचने विचारने वाली बात होगी। ये दूसरी बात है कि अदालतें उनको कंसेशन दे दें। इस संबंध में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार पर चर्चा करने वाले हैं। आपको हम बताते चलें कि अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का जिक्र है, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। यही राज्य विधानमंडल पर भी लागू होगा। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा। आपको पता ही होगा कि संसद हमेशा द्विसदनीय रहा है, लेकिन राज्य विधानमंडलों के साथ ऐसी स्थिति नहीं रही है। राज्य विधानमंडलों में केवल 6 राज्यों में, अब तो जम्मू कश्मीर संघ राज्य है, तो उसको अगर हटा दीजिए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी कितने 6 हो गए ना। हाँ, 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 6 राज्यों में ही भारतीय संविधान के अंतर्गत ये द्विसदनीय व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में पहले जम्मू कश्मीर संविधान के तहत द्विसदनीय व्यवस्था थी, लेकिन जब से वह संघ राज्य बना है 5 अगस्त 2019 को, जब से संसद के दोनों सदनों में ये विशेष राज्य पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर के लिए पारित कराया केंद्र सरकार ने, अनुच्छेद 370 के कई धाराओं को समाप्त कर दिया, तब से जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर दोनों मिलाकर के एक संघ राज्य हैं। लद्दाख को अलग संघ राज्य बना दिया गया है। तो संघ राज्यों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन विधान परिषद वहां नहीं रह गई है। दूसरे शब्दों, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहले भी जम्मू कश्मीर में विधान परिषद यानी ऊपरले सदन नहीं था, और आज भी नहीं है। अब तो संघ राज्य बन गया। अब तो वहां से बवाली खत्म हो गया सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का। उस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं संक्षेप में, फिर बाद में भी करेंगे। लेकिन अभी इस समय हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार पर चर्चा करेंगे। ये 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत मामलों में जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों की बात हम कर रहे हैं। और राज्य में राज्य विधानमंडल अगर द्विसदनीय है तो दोनों सदनों के, अन्यथा राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको 3 प्रकार के विशेषाधिकार मिले होते हैं, यानी वाक और अभिव्यक्ति का विशेषाधिकार, दूसरे शब्दों में अपनी बात रखने का विशेषाधिकार। ये दूसरी बात है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके ऊपर नियमों के तहत कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। इसके लिए विशेषाधिकार हनन समिति बनी है, जिसमें नोटिस दे करके किसी मुद्दे को उठाया जा सकता है, और अगर ये समिति बहुमत से ये सिफारिश करती है कि अमुक सदस्य ने विशेषाधिकार का ब्रीच किया, हनन किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
तो पहला है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा है क्रिमिनल मामलों में तो अगर सदन का सत्र चल रहा है तो विशेषाधिकार कोई खास नहीं है, बस इतना सा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, पीठासीन अधिकारी है, उससे पूछ करके आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। सिविल मामलों में संसद का सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और संसद का सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यह विशेषाधिकार इंडिविजुअल को मिला हुआ है। इसी प्रकार से कलेक्टिव यानी पूरे हाउस को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है वो ये है कि भाई अपने प्रोसीडिंग, अपनी प्रक्रिया, अपने जो उसके पटल पर जो घटना घटित होती है उसके संबंध में जो भी जानकारी है उसको पब्लिश करने का एक्सक्लूसिव एकांतिक अधिकार उस सदन का ही होता है। ये दूसरी बात है कि वह सदन बाहर के लोगों को इस संबंध में रोक सकती है कि भाई अमुक अमुक कार्रवाई को आप नहीं पब्लिश कर सकते, और अलाउ भी कर सकती है कि अमुक अमुक कार्रवाई आप पब्लिश कर सकते हैं, अमुक अमुक कार्रवाई आप पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा ये है बाहरी लोगों को आने से रोकना, और तीसरा है दर्शक दीर्घा में कौन बैठेंगे कौन नहीं बैठेंगे इसका निर्धारण करना। दूसरे शब्दों में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाना और दर्शक दीर्घा में बैठने की इजाज़त देना कुछ खास व्यक्तियों के लिए। इस प्रकार से कलेक्टिव प्रिविलेजेस के रूप में भी 3 तरह के प्रिविलेज मिले हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला है जिसमें पब्लिकेशन का एक्सक्लूसिव राइट सदन को ही होता है, या हाउस को ही होता है, या विधानमंडल को ही होता है। अगर हम संसद के दोनों विधान सदनों की बात करें तो इस प्रकार यही चीज राज्य विधानमंडल पर भी लागू होती है। अगर द्विसदन है तो दोनों सदन पर यह लागू होगा। प्रिजाइडिंग अफसर अलग अलग निर्धारण करते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सदन तीनों प्रक्रिया का निर्धारण करे, तीनों तरह के लिमिटेशंस का निर्धारण करे। हो सकता है वो उसमें से 2 ही करे, 1 ही करे। ये पीठासीन अधिकारी के ऊपर निर्भर करता। हो सकता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कुछ और करे, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कुछ और करे। इस प्रकार से वो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव रूप से ये 3 ही हो सकता है, और इंडिविजुअल रूप से भी 3 होता है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसीलिए आपने देखा कि केजरीवाल को जब भी लैम्बास्ट करना होता है, आलोचना करनी होती है नरेंद्र मोदी की, तो उनके विधानसभा का सत्रावसान कभी होता ही नहीं था। वो एडजर्न साइंड आई, यानी पीठासीन अधिकारी उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता था, और वो फ्लोर का प्रयोग यानी सदन के पटल का प्रयोग नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए किया करते थे, केंद्र सरकार पर प्रहार करने के लिए किया करते थे। आप सभी लोगों को पता है इस संबंध में बाहर यानी सदन के बाहर के किसी थाना में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशेषाधिकार हनन समितियां बनी हुई हैं जिसमें ये मामला ले जाया जा सकता है, और पीठासीन अधिकारी को ही यह अधिकार है कि वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए किसी इंडिविजुअल सदस्य को दंडित करे। सदस्य होना भी जरूरी है, चाहे वो कमेटी का सदस्य हो या संसद के किसी सदन का सदस्य हो या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो। कमेटी का भी सदस्य जो होता है उस पर भी ये लागू होता है, और संसद सदस्य नॉर्मल हैं तो भी, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, सब पर ये लागू होता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, और दोनों को 3-3 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद 105 के अंतर्गत ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मामला है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल वाले में। इसी को ध्यान में रखकर 1998 में सीबीआई बनाम नरसिम्हा राव या नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बिजार किस्म का एक अजीबोगरीब व्याख्या दी कि भाई घूस लेकर के अगर मतदान करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों का सवाल था, अगर उन्होंने मतदान नहीं किया होता तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होता।
लेकिन चूंकि उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया तो इसलिए उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का प्रयोग किया। तो घूस देना या घूस लेना, यानी घूस देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना घूस लेने वाला। घूस लेने वाला अगर मतदान नहीं किया होता घूस ले करके तो उसके खिलाफ मुकदमा बन सकता था, लेकिन अब कोई मुकदमा नहीं बनेगा। एक अजीबोगरीब व्याख्या दिया। इसको सुन करके बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैरान थे और हम लोग भी हैरान थे। खैर, अनुच्छेद 105(1) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसी एक्सप्रेशन में मतदान करना, मतदान में भाग लेना और मतदान में भाग न लेना या एब्सेंट होना भी शामिल होता है, या सदन में उपस्थित रह करके भी मतदान में भाग न लेना भी शामिल होता है। ये एक्सप्रेशन का हिस्सा है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में सीबीआई बनाम नरसिम्हा राव के मुकदमे में अपना फैसला सुना चुकी है। भले ही ये अजीबोगरीब हो, लेकिन यानी इसमें पैसा घूस लेने वाले को बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। भले ही यह अजीबोगरीब लगती हो, लेकिन फैसला तो फैसला होता, वो भी एपेक्स कोर्ट का, शीर्ष अदालत का फैसला है जिसको हम सभी को मानना है। खैर, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस संबंधित आज का लेक्चर रहा। धन्यवाद।